जरा सोचो, आप एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हो जहां आपकी जगह पहले से तय है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां आपकी पहचान और भविष्य का निर्धारण आपके जन्म के साथ ही हो जाता है। आपके सपनों से नहीं, आपकी मेहनत से नहीं, बल्कि आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं उससे। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके हर कदम को नियंत्रित करती है, आपके हर सपने को सीमित करती है। भारत में लाखों लोगों के लिए जाति व्यवस्था ऐसी ही है। यह एक अदृश्य जंजीर की तरह है जो उन्हें बांध कर रखती है, उनके विकास को रोकती है। यह एक सीढ़ी की तरह है, लेकिन यहां एक पेंच है। आप ऊपर या नीचे नहीं चढ़ सकते। यह सीढ़ी आपके लिए स्थिर है, आपकी प्रगति को रोकने के लिए बनाई गई है। आप उस सीढ़ी पर अटके हुए हैं जिस पर आप पैदा हुए थे। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप चाहकर भी अपनी स्थिति को बदल नहीं सकते। आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो या कितनी भी कोशिश क्यों न करें, यह व्यवस्था कहती है कि आपको अपनी जगह पर बने रहना होगा। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके हर प्रयास को विफल करने के लिए तैयार है। गलत लगता है ना? क्योंकि यह गलत है। यह एक ऐसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था है जो हमारे समाज को विभाजित करती है और हमें एकजुट होने से रोकती है। पीढ़ियों से इस व्यवस्था ने हमारे समाज को बांट दिया है, पुलों के बजाय दीवारें खड़ी कर दी हैं। ये एक ऐसी दीवार है जो हमें एक दूसरे से अलग करती है, हमारे बीच की दूरी को बढ़ाती है। अब समय आ गया है कि हम इसके बारे में बात करें, इसे समझें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे चुनौती दें। हमें इस व्यवस्था को बदलने के लिए एकजुट होना होगा ताकि हम एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। आपको उन पुरानी कहानियों को पता है, देवी देवताओं के बारे में? वे कहानियां जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली हैं। खैर, जाति व्यवस्था भी बहुत पुरानी है। यह व्यवस्था हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वेदों से शुरू हुआ। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेदों में वर्णित 4 वर्णों की व्यवस्था ने समाज को एक ढांचे में बांध दिया। उन्होंने 4 समूहों के बारे में बात की, जिनमें से प्रत्येक की समाज में अपनी भूमिका थी। ये 4 समूह थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण शिक्षक और पुजारी थे। वे ज्ञान और धर्म के संरक्षक थे। क्षत्रिय योद्धा और शासक थे। वे समाज की रक्षा और शासन का कार्य करते थे। वैश्य व्यापारी और व्यापारी थे और शूद्र मजदूर थे। वैश्य समाज की आर्थिक रीढ़ थे, जबकि शूद्र समाज के श्रम कार्यों को संभालते थे। इस व्यवस्था के बाहर एक और समूह भी था, दलित, जिन्हें अछूत माना जाता था। वे समाज के सबसे निचले पायदान पर थे और उन्हें कई प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। समय के साथ यह प्रणाली कठोर होती गई। जाति व्यवस्था ने समाज में गहरी जड़ें जमा ली और लोगों के जीवन को प्रभावित किया। लोग अपनी जातियों में फंस गए, अपने माता पिता और दादा दादी की तरह ही काम कर रहे थे। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली व्यवस्था बन गई। यह इस बारे में नहीं था कि वे क्या करने में अच्छे थे, बल्कि इस बारे में था कि वे कहां पैदा हुए थे। जन्म स्थान और परिवार ने उनके सामाजिक स्थान को निर्धारित किया। कल्पना कीजिए कि आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने अंतिम नाम की वजह से डॉक्टर नहीं बन सकते, या यह कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे शादी नहीं कर सकते क्योंकि वह एक अलग जाति से ताल्लुक रखते हैं। आज भी कई लोगों के लिए यही हकीकत है। जाति व्यवस्था जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, शिक्षा, नौकरी, शादी, यहाँ तक कि बुनियादी सम्मान को भी। निचली जातियों के लोगों को भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। उन्हें अवसरों से वंचित किया जाता है और उनकी आवाजों को अक्सर दबा दिया जाता है। चौथा भाग, अदृश्य जंजीरों से लड़ना, आशा की किरणें। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पूरे भारत में लोग इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे अपनी आवाज उठा रहे हैं, समानता और न्याय की मांग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए डॉ.बी.आर. अम्बेडकर को ही लें। एक दलित परिवार में जन्मे, उन्हें बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, शिक्षा प्राप्त की और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक अग्रणी आवाज बने। उन्होंने हमारे संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद की, जो सभी के लिए समानता की गारंटी देता है। 5वां भाग, आरक्षण से परे वास्तविक बदलाव हमारे साथ शुरू होता है। हमारी सरकार ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। निचली जातियों के लोगों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण है।
लेकिन असली बदलाव सिर्फ कानूनों से नहीं आएगा, इसे भीतर से आने की जरूरत है। यह हम में से प्रत्येक के साथ शुरू होता है। हमें अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को चुनौती देने की जरूरत है। जो हमें सिखाया गया है उस पर सवाल उठाने की जरूरत है और सभी के साथ सम्मान से पेश आने की जरूरत है, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो। छठा भाग, दीवारें नहीं पुल बनाना। शिक्षा ही कुंजी है। शिक्षा जातिगत भेदभाव के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब सभी के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच होगी तो वे गरीबी और पूर्वाग्रह के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। हमें एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां सभी पृष्ठभूमि के बच्चे बिना किसी बाधा के एक साथ PRH सकें, एक दूसरे से सीख सकें और बड़े सपने देख सकें। सातवां भाग, एक ऐसे भारत की ओर जहां लेबल न हो। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले, चाहे उनकी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। एक ऐसे भारत की कल्पना करें जहां आपकी जाति आपके भाग्य का फैसला न करे, जहां हर किसी को अपनी मेहनत और काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिले। एक ऐसा भारत जहां आपको आपके चरित्र से आंका जाए, आपके उपनाम से नहीं। जहां आपकी पहचान आपके कार्यों और आपके विचारों से हो, न कि आपके जन्म से। हमें एक साथ मिलकर ऐसे ही भारत का निर्माण करने की जरूरत है। एक ऐसा भारत जहां विविधता में एकता हो और हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। यह आसान नहीं होगा और यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो यह संभव है। लेकिन अगर हम सब अपना काम करें, भेदभाव को चुनौती दें, समानता को बढ़ावा दें और अपनी साझा मानवता को अपनाएं, तो हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां सभी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। एक ऐसा भविष्य जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। अतीत की बेड़ियों को तोड़ने और एक ऐसा भारत बनाने का समय आ गया है जहां हर कोई वास्तव में समान हो। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने का मौका मिले और हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार हो।